नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जितनी भी सारी चीजें हैं, बेसिक का मतलब हम NCERT को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एडवांस लेवल के लिए मॉलिकुलर बायोलॉजी की जितनी भी एडवांस लेवल की बुक है, रेफरेंस बुक है, उन सब से हमने कंटेंट को उठाया है। ठीक है। तो दोस्तों, हमने कई सारी वीडियो इस एक पार्टिकुलर चैप्टर पे बना लिया है। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, क्या क्या उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, क्या क्या चीजें पुराने टाइम पे देखी गई। ठीक है। उसके बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि क्या कौन सी ऐसी चीज है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती है। ठीक है। ये जो चैप्टर है, लगभग कोई किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये नीट से लेके अगर आप नेट तक की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, अगर हम बात करें बायोलॉजिस्ट के, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट है ना, ऐसे साइंटिस्ट जो बायोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो 20वीं सदी की अगर हम बात करें, तो उनका दिमाग चकरा गया था इस बात को लेकर कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, या वो ऐसी कौन सी चीज है जो एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है। या फिर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो अलग अलग टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और फाइनली हमें जाके एक रिजल्ट मिला। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, किन किन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किया था, उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, अब हमने जेनेटिक मटेरियल की क्राइटेरिया जाननी है। क्यों जाननी है? क्योंकि एक्चुअल में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा था, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती है, पर एक्चुअल में उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और चीज हम जान लेते हैं कि जब हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा था, या फिर जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो एक्चुअल में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसी चीज को हम जेनेटिक मटेरियल बोले, किसी मॉलिक्यूल को या किसी मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल बोले। तो जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर करने के लिए मॉलिक्यूल के पास कुछ कैरेक्टर्स या कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या? पहली बात तो स्टोर इंफॉर्मेशन टू डायरेक्ट सेल फंक्शन। पहली बात तो यह है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, और सेल के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी होने वाले फंक्शंस हैं, उनको क्या करे, डायरेक्ट करे। समझ में आ रही बात? उसके बाद में अगर बात करें हम रेप्लिकेशन की, किसकी बात करें, रेप्लिकेशन की, तो दोस्तों रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अपनी खुद की रेप्लिका बनाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। रेप्लिकेट एक्यूरेटली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब जो रेप्लिकेशन होने वाला है, रेप्लिकेशन का मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो अपनी रेप्लिका जो है वो एकदम एक्यूरेट बनाए। आप समझ पा रहे हैं? मतलब उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। समझ आ रही बात? उसके बाद में उसमें म्यूटेशन अलाउ होना चाहिए। म्यूटेशन क्यों अलाउ होना चाहिए दोस्तों? अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, जीन सीक्वेंस में चेंज आएगा, जिसके कारण हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करें तो उसके पास एक और कैरेक्टर होना चाहिए, एक्सप्रेस इटसेल्फ एज फिनोटाइप। एक्सप्रेस इटसेल्फ एज फिनोटाइप। दोस्तों, फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप बाहर से दिखने वाले, बाहर से दिखने वाले, दिखने वाले लक्षण है, ठीक है, या फिर कैरेक्टर है।
किसी चीज को हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है, कलरफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा क्या है कि दिस वॉज कंक्लूडेड बेस्ड ऑन वर्क ऑफ वाटसन, क्रेग, अवेरी एंड अदर। बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला कि ये जो लक्षण है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा अगर किसी मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। ये क्राइटेरिया उसके पास होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था? ग्रिफिथ नाम था, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और ये कब किया था? 1928 में किया था। तो ये जितनी भी लाइन लिखी है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर है? अब इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। यह एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। यह एक बैक्टीरिया है। दूसरी बात, ये क्या कॉज करती है? ये निमोनिया डिजीज कॉज करती है। क्लियर है? अब इस बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया दो तरह की थी, आप ऐसे समझ लो। एक तो था एस स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं? स्मूथ। दूसरा था आर स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं रफ। स्मूथ का मतलब ये बैक्टीरिया ऐसी थी या फिर इनके जीन में कुछ ऐसा पाया जाता था जो क्या करता था, एक ऐसा सिक्रेशन करता था जिससे बैक्टीरिया के चारों ओर क्या हो जाता था, स्मूथ कोटिंग हो जाती थी, ऐसे समझ लो, या कवरिंग हो जाती थी, ठीक है, और वो साइनी दिखाई देती थी। तो ऐसी बैक्टीरिया कैसी होती थी? वायरुलेंट होती थी। क्या होती थी? वायरुलेंट होती थी। यानी कि वो एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करती थी, आप ऐसा समझ लो, अपने बाहर क्या करती थी, एक कवरिंग या फिर कैप्सूल का फॉर्मेशन करती थी। तो ऐसी बैक्टीरिया को वायरुलेंट, वायरुलेंट का मतलब क्या कह सकते हैं हम? रोग कारक कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? रोग कारक, रोग कारक। उसके बाद में आता है दोस्तों आर स्ट्रेन। आर का मतलब है रफ। रफ का मतलब ये नॉन वायरुलेंट होती थी, मतलब ये बैक्टीरिया का, इनके पास ऐसी कोई जीन नहीं थी जो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करे जिससे इनका जो सरफेस है, इनके ऊपर कैप्सूल का फॉर्मेशन हो, ये भी साइनी दिखाई दे या फिर साइनी कॉलोनी बनाए, ठीक है। तो ये कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करती थी और ये कैसी थी? निरोगी बैक्टीरिया थी। कैसी थी? निरोगी, ठीक है। ऐसा समझ लो आप कि ये रोग या डिजीज को कॉज नहीं करती थी, ये डिजीज कॉजिंग नहीं थी। दोस्तों अब अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों? हमने सबसे पहले पढ़ा आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन क्या था? नॉन वायरुलेंट था। आर स्ट्रेन क्या था? नॉन वायरुलेंट था। तो इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि आर स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है उसको उठा के इंजेक्शन में भरा। इंजेक्शन में भरने के बाद एक चूहे को लगा दिया। क्या किया? एक चूहे को लगा दिया। अब क्या हुआ? देखो, यह ऐसी बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉजिंग नहीं है, तो चूहे को निमोनिया तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या हुआ, चूहा जैसा था वैसा ही रहेगा, मस्त तनमनाता हुआ, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की, जिसको हम बोलते हैं क्या, वायरुलेंट, यह ऐसी बैक्टीरिया थी जो डिजीज कॉजिंग थी, इनके इन्फेक्शन से डिजीज हो जाता था। तो इस बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने उठाया, उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन में भरा। दोस्तों इंजेक्शन में भरने के बाद में उन्होंने क्या किया, माउस को लगा दिया। माउस को लगाया तो माउस को निमोनिया हो गया और थोड़े टाइम के बाद चूहा मर गया। क्या हो गया? माउस डाइज, चूहा मर गया। अब दोस्तों अगली बार इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया थी, एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किया। तब तक हीट किया जब तक बैक्टीरिया मर ना जाए। समझ में आई बात? हीट किया और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस मरी हुई बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भरा। मरी हुई बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेक्शन में भरा। इंजेक्शन में भरने के बाद चूहे में लगाया। चूहे में लगाने के बाद क्या हुआ, चूहा नहीं मरा। चूहा नहीं मरा क्योंकि इन्होंने वो कैपेसिटी खो दी थी, या फिर जो भी
केमिकल्स इनके अंदर पाए जाते थे जो किसकी तरह काम करते थे, निमोनिया कॉजिंग एजेंट की तरह काम करते थे। वो जब हीट किल्ड किया गया तो क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। समझ में आई बात। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जैसा कि आपको पता है स्मूथ वाली कैसी होती है, डिजीज कॉजिंग होती है, लेकिन जब उनको हीट किल्ड कर दिया गया तो वो डिजीज कॉज नहीं कर सकती थी, उनको मिलाया गया स्मूथ स्ट्रेन से। किससे मिलाया गया, स्मूथ स्ट्रेन से। स्मूथ वो होती है जो खुद डिजीज कॉजिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में अभी सेपरेटली अगर बात करें तो दोनों ही डिजीज कॉजिंग नहीं है, तो उन्होंने दोनों बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेक्शन में भरा, मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके भरा। तो दोस्तों जो कवरिंग थी या फिर जो ऐसे एजेंट थे जिनसे निमोनिया कॉज होती है, ऐसे केमिकल एजेंट, वो तो हीट किल्ड करने पे क्या हो गए थे, डिग्रेड हो गए थे, डिग्रेडेट हो गए थे, ठीक है। लेकिन जब दोनों बैक्टीरिया को मिलाया गया तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर हो गया। इसका क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया तो दोस्तों जब ट्रांसफर हो जाएगा तो जो इस मतलब रफ वाली कॉलोनी थी वो आगे चल के कैसी कॉलोनी बना लेगी, स्मूथ कॉलोनी। उसको स्मूथ कॉलोनी बनाने के लिए कोई डीएनए ही तो चाहिए ना, कोई डीएनए चाहिए। वो डीएनए कोई एमआरएनए बनाए, वो एमआरएनए कोई प्रोटीन बनाए, वो प्रोटीन किसी एंजाइम की तरह काम करे, और वो एक ऐसा केमिकल एजेंट बनाए जो कैप्सूल की तरह काम करे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब इस चूहे को लगाया तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, चूहा मर गया। क्या हुआ, चूहा मर गया, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या निकल के आया कंक्लूजन, देयर इज ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फॉर डेड एस स्ट्रेन कन्वर्टेड आर टू एस। ठीक है, ग्रिफिथ ने ये बताया कि एक ऐसा एजेंट है या एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो मरी हुई एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन को उसने एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। मतलब कोई आदमी है, कोई आदमी है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। कोई आदमी है जो कैसा है, वो डेड है, वो डेड है, ठीक है। क्या है, डेड है। इसमें से कोई चीज ऐसी ट्रांसफर हो जाए, समझ लो इसकी आत्मा आ गई और ये कैसा बिहेव करने लगे, ये ऐसे बिहेव करने लगे कि ये भूतिया है। समझ आ रही बात। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यूज अलर्ट की बात करते हैं। नीट 2023 में एक सवाल आया था, विच कॉम्बिनेशन इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लीड टू डेड इन माइस। तो इन्होंने क्या किया था, आर स्ट्रेन जो कि कैसी थी, लिव थी या फिर लिविंग कंडीशन में थी, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कैसा था, डेड था, उन दोनों को मिक्स किया और बाद में वो कैसे हो गए, डिजीज कॉजिंग हो गए। समझ आ रही बात आपको। दोस्तों उसके बाद अवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1944 में। क्या किया, 1944 में इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए किया था। क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। कैसे किया, इसका भी अपनी एक कहानी है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपन को पता है कि सेल होती है, ठीक है, सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इतनी चीजें साइंटिस्ट को पता होगी थी। ये डीएनए क्या बनाता है, ये डीएनए कोई एमआरएनए बनाएगा, कोई आरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए कोई प्रोटीन बनाएगा। तो हमें इतनी चीजें पता थी कि सेल के अंदर प्रोटीन होता है, सेल के अंदर आरएनए होता है, सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। क्लियर इतनी बात। अब इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ऐसी बैक्टीरिया जिनको क्या कर दिया था, हीट किल्ड कर दिया था। अब उसके अंदर देखो प्रोटीन भी था, क्लियर है, आरएनए भी था और डीएनए भी था। अब उसको हमें मिलाना था आर स्ट्रेन वाली से। किससे मिलाना था, आर स्ट्रेन वाली से। तो इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहले क्या किया, एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज, इन्होंने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया, प्रोटीएज को मिक्स कर दिया किसके साथ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ। अब क्या हुआ, जब प्रोटीन को मिक्स कर दिया तो जितने भी प्रोटीन थे वो क्या हो गए, डिग्रेडेड हो गए, ठीक है। तो बचा क्या, आरएनए
प्लस डीएनए बचेगा। अब जब आरएनए और डीएनए बचा तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे। तो इनको ये पता लग गया कि प्रोटीन तो वो चीज नहीं है, प्रोटीन तो वो चीज नहीं है जो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में घुसी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आरएनएज लिया। क्या लिया, आरएनएज लिया। अब इन्होंने जब आरएनएज से ट्रीट किया, आरएनए से ट्रीट किया, तो सेल के अंदर क्या बचेगी, प्रोटीन बचेगी और डीएनए बचेगा। अब दोस्तों जब आरएनए से ट्रीट किया इन्होंने, तो आरएनए तो डिग्रेडेड हो गया, फिर भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इनको ये पता चल गया कि वो मटेरियल जो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में गया है, ना तो वो प्रोटीन है ना ही वो आरएनए है। अगली एंजाइम इन्होंने लिया डीएनएज। कौन सी एंजाइम लिया, डीएनएज लिया। अब इन्होंने क्या किया, जब डीएनए से ट्रीट किया तो जो डीएनए था वो कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया। अब इन्होंने क्या किया, देखा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज नहीं हुआ। तो फिर इनको पता चला कि हाँ, डीएनए जो है वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और वही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है दोस्तों, दिस यूनिक ओकली प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दोस्तों उसके बाद में आता है हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने 1952 में दिया था। कब दिया था, 1952 में। इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म दिया जिसका नाम था T2 बैक्टीरियोफेज, जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये ऐसे बैक्टीरियोफेज थे, ये क्या था, वायरस था, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में क्या करता था, इन्फेक्शन कॉज करता था। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि वायरसेस के पास क्या होता है, या तो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, और उसके अलावा प्रोटीन की कोट होती है, और बहुत ज्यादा चीजें नहीं पाई जाती हैं। समझ में आई बात। अब इन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या की, लेवलिंग की। ठीक है, किससे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए है, तो आपको पता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, PO4-3 क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। जबकि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। समझ में आई बात। तो S35 और P32 इन्होंने ऐड किया। P32 जो है आइसोटॉप, वो डीएनए के लिए इन्होंने यूज किया। S35 जो है वो प्रोटीन के लिए यूज किया। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ई कोलाई को, मतलब इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई कराया। उसके बाद क्या, ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार आ भी चुका है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, इस सीक्वेंस को। क्या होता है, पहले इन्फेक्शन होगा, फिर ब्लेंडिंग होगी, फिर सेंट्रिफिकेशन होगा। क्लियर है। रिजल्ट क्या आया कि जो P32 है, किसमें, डीएनए में एंटर्ड सेल, वो क्या हुआ, सेल के अंदर एंटर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, सेल के अंदर एंटर हुआ। लेकिन जो S35 प्रोटीन है वो बाहर ही रह गया। कहां रह गया, बाहर ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियोफाज जब इंफेक्शन करता है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज यहां पे आप देख रहे होंगे, जब इंफेक्शन कॉज करता है तो वो सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को ही अंदर छोड़ता है। क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ही अंदर छोड़ता है। समझ में आ रही बात। तो इससे एक और कंक्लूजन निकला कि ओनली डीएनए इंटर्स एंड डायरेक्ट वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यह इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला। दोस्तों नीट 2017 में एक सवाल आया था, इन हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट्स व्हिच एलिमेंट वाज यूज्ड टू लेबल डीएनए। तो डीएनए की लेबलिंग के लिए P32 का यूज हुआ था। क्या, P32 का यूज हुआ था। ठीक है, डीएनए बनाम आरएनए अगर हम देखें एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो दोस्तों अगर हम शुगर की बात करें तो डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होता है राइबोज। बेसिस क्या क्या, तो डीएनए में पाया जाता है ATGC और आरएनए में पाया जाता है AUGC। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए लेस स्टेबल होता है कंपैरिजन टू डीएनए। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड ही होता है,
ठीक है। आरएनए यूजुअली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए जो है यूनिवर्सल है, आरएनए कुछ वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक से एक स्टेटमेंट लिया गया है, डीएनए इज मोर केमिकली स्टेबल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ 2' OH ग्रुप। दोस्तों जो कार्बन की चेन होती है, जो मतलब शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसके जो सेकंड प्राइम पे कार्बन होता है, मतलब जो सेकंड कार्बन होता है, उस पे OH ग्रुप अब्सेंट होने के कारण जो डीएनए है वो लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल हो जाता है। लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल। क्या कारण है जिससे डीएनए बेटर है आरएनए से एज ए जेनेटिक मटेरियल? तो दोस्तों केमिकली डीएनए ज्यादा स्टेबल है, पहली बात तो। डीएनए जो है थाइमीन का यूज करता है, जो म्यूटेशन से बचाता है। डीएनए क्या करता है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है उसके पास, ठीक है, और रिपेयर मैकेनिज्म होता है जो आरएनए के पास नहीं होता है। आरएनए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, और उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है बहुत जल्दी ही, ठीक है। उसके बाद में मोर सुटेबल फॉर टेम्परेरी रोल, जैसे एमआरएनए और टीआरएनए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। कुछ पीवाईक्यू की अगर बात करें तो नीट के जो पिछले साल कुछ पीवाईक्यू आते, डीएनए इज प्रिपेयर्ड ओवर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल एंड हैज थाइमीन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, ठीक है। उसके बाद में 2021 में एक सवाल आया था, विच वायरस यूज आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल? तो एचआईवी और इन्फ्लुएंजा। एचआईवी और इन्फ्लुएंजा, इनमें क्या होता है, ये रेट्रो इन्फ्लुएंजा जो है रेट्रो वायरस है, इनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। विच एक्सपेरिमेंट प्रूव डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? तो हर्से एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उसने प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दोस्तों ये रही सारी चीजें, हमने हर एक चीज को कवर कर लिया है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के साथ स्टैंडर्ड लेवल पे जो भी सारी चीजें थी उनको भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और फ्यूचर में भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।